वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 31 अक्टूबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर के बारे में है। ट्रैश का मतलब आप लोग जानते हो, कचरा, और बैरियर जो किसी चीज को रोके। और ये बैरियर कैसा होगा? जो तैरता रहेगा और ट्रैश को कैप्चर करेगा। फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर, जिसे आप शॉर्ट में FTB भी कह सकते हो, इसे अल्फामर्स लिमिटेड ने डेवलप किया है और इसे डिप्लॉय किया गया है 8 सिटीज में, यानी कि 8 शहरों में इंडिया के, ताकि वाटर बॉडीज में जो कचरा है जो तैरता रहता है, आपने कई बार पानी की बॉटल्स, पॉलीथिन और प्लास्टिक के कई सारे टुकड़े पानी में तैरते हुए देखे होंगे। ये बड़ा हार्मफुल होते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए। तो ये जो फ्लोटिंग बैरियर्स होंगे वो उनको ट्रैप करके इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद उनको कैप्चर करना ईजी हो जाएगा। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि क्लीनिंग एंड रिस्टोरिंग इंडियाज वाटर बॉडीज चैलेंज चल रहा था और इस इनोवेटिव तरीके को, इस चैलेंज में अवार्ड भी मिला। वो उनका जो इनोवेशन था वो पसंद आया उनको, तो ये जीत भी गए। तो जो फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर है ये सीरियस इन्वायरमेंटल इशू को एड्रेस कर सकता है, जहां पर इंडियन वाटर बॉडीज जो सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन है जो पानी में तैरता रहता है उससे प्लेग हो रही है, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो FTB जो है वो पानी का नेचुरल फ्लो ही इस्तेमाल करता है। नदियों के किनारे आप इनको लगा देते हो, पानी के फ्लो से जो कचरा बह के आता है वो उसे कैप्चर कर लेते हैं और बाद में आप उसे इकट्ठा करके हटा सकते हो वहां से। तो जो FTB है वो 8 सिटीज में अभी डिप्लॉय किया गया है। 2000 बेंगलुरु, चेन्नई, पुडुचेरी, हैदराबाद, मैसूरू, तंजावुर, तुतिकोरिन और कोयम्बटूर। तो पुडुचेरी, चेन्नई, बेंगलुरु के अलावा ये भी स्टेट्स हैं। FTB जो है ये सक्सेसफुल रहा है। जो कोलम छोटी सी नदी है चेन्नई में और मूसी हैदराबाद में, तो इन नदियों को साफ करने में इनका काफी अच्छा रोल रहा है। बात करते हैं इस चैलेंज के बारे में। तो चैलेंज को ऑर्गेनाइज किया गया ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा। जो चैलेंज था ये वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत ऑर्गेनाइज किया गया था, स्वच्छ भारत उन्नत भारत अभियान मिशन के तहत, जो ऑफिस ऑफ PSA यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के एम्बिट में 27 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था और 17 फरवरी 2021 के बीच में ये ऑर्गेनाइज किया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आल्प्स माउंटेन के बारे में है। 2022 में जो ग्लेशियर हैं स्विट्जरलैंड के आल्प्स के, उनमें सबसे ज्यादा मेल्ट डाउन हुआ है, सबसे ज़्यादा वो इस समय पिघले हैं, ये अभी जानकारी में आया है। तो जो आल्प्स माउंटेन है उनके बारे में जान लेते हैं। आप थोड़ा सा इस मैप को देखो, गेट टू नो। ये इटली तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है और ये एड्रियाटिक सी है। यहाँ पे कई सारी कंट्रीज में फैला हुआ है वैसे, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और जो कंट्रीज़ हैं उन्हें आप स्पेसिफिकली देख सकते हो, मैं बता भी देता हूँ। ये वैसे कई सारे देशों में फैला हुआ है, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मोंटेनीग्रो, सर्बिया, अल्बानिया। हालांकि सही सही बताएं तो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया ही ऐसे हैं जिनको आप अल्पाइन कंट्री बोल सकते हो। देखिए ये कब बने थे, तो ये बने थे अल्पाइन ओरोगेनी में। ओरोगेनी एक माउंट बिल्डिंग इवेंट होता है। मान लीजिए कोई टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ तो कोई माउंट बन गया, तो इसे ही आप ओरोगेनी बोल सकते हो। ये इवेंट 65 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हुआ था, मेसोजोइक एरा के एंड के टाइम में स्पेसिफिकली। जो आल्प्स हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन है, जो बने हुए बहुत समय इनका नहीं हुआ है और रग्ड रिलीफ है, मानी आप समझ सकते हो, रग्ड है, बहुत प्लेन आपको तो ऑब्वियसली माउंटेन्स नहीं मिलेंगे और हाई कॉनिकल पीक्स आपको मिलेंगी इस माउंटेन सिस्टम में। ये काफ़ी प्रोमिनेंट है वेस्टर्न यूरोप के फिजियोग्राफिकल रीजन के तौर पे। इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट ब्लैंक और इसकी जो हाइट है वो 4804 मीटर की है सी लेवल से। ये जो मैप है ये डिपिक्ट करता है दुनिया के कुछ यंग फोल्ड माउंटेन्स के बारे में। तो ये रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में आपको एंडीज दिख रहा है, एटलस आपको मिलेगा नॉर्थ अफ्रीका में, यहाँ पर कॉकेकस आपको मिल जाएगा, दैट इज आल्प्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे पैरेनीज भी है, ठीक है, और ये हिमालयाज तो हैं। तो हिमालयाज भी यंग फोल्ड माउंटेन है, मे बी आप जानते हो, मे बी आप ना जानते हो। तो ये लोकेशंस हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स की जो यहाँ मैप में दिखाई गई हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी कि NBDSA के बारे में है। NBDSA ने अभी हाल ही में एक हिंदी टीवी न्यूज चैनल जिसका नाम है न्यूज 18, उनके ऊपर 50,000 रुपए का फाइन लगा दिया है बिकॉज उन्होंने हिजाब के इशू पर एक न्यूज डिबेट करवाई थी। ये कम्युनल इशू के ऊपर था और न्यूज चैनल्स को जिन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है ये उसे ब्रीच करता था। तो ये क्या है NBDSA? NBDSA एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे सेटअप किया गया, स्टैब्लिश किया गया NBDA के द्वारा, मतलब न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। ये प्राइवेट टेलीविजन, न्यूज, करंट अफेयर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करते हैं।
अब ये इंडिपेंडेंट बॉडी है तो इनको पैसा कहाँ से मिलता है? इन्हें एंटायरली फंड किया जाता है इनके मेंबर्स के द्वारा। अभी हम कह रहे हैं कि इनको पैसा कैसे मिलता है, इनको फंडिंग कैसे मिलती है, तो बता तो दिया फंडिंग कैसे मिलती है। 50,000 रुपये का फाइन लगा दिया, मिल गई फंडिंग। तो जब भी पैसा कम पड़ेगा किसी न किसी के ऊपर फाइन लगा देंगे, और न्यूज़ चैनल वाले तो कांड करते रहते हैं कि उनके ऊपर फाइन लग जाए। तो कुल मिला के देखिए, ये तो कहने की बात हो गई। बाकी इनको जो मेंबर्स हैं वही फंड करते हैं। 26 न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स ब्रॉडकास्टर्स हैं, जिसमें 119 न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स चैनल्स भी शामिल हैं। ये ओवरऑल इसका पार्ट है और इन्हीं लोगों से इन्हें फंडिंग भी मिलती है। अच्छा देखो, ये कितना बुरा है ना, कि मतलब जो आपको फंड करते हैं आप उन्हीं के ऊपर फाइन लगा देते हो। खैर, कई सारे सीनियर मेंबर्स होते हैं इंडियन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के, जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं। इनका बेसिक काम ये होता है कि ये प्रमोट, प्रोटेक्ट और सिक्योर करें किन के इंटरेस्ट। ये जो भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह होते हैं उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट ना हो, उसे ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। कॉम्पोजिशन में देखिए, एक तो होते हैं चेयरपर्सन, जो होते हैं एमिनेंट ज्यूरिस्ट। बाकी के जो मेंबर्स होते हैं, जो न्यूज़ एडिटर्स और कई सारे और एक्सपीरियंस लोग हो सकते हैं, लॉ, एजुकेशन, लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मामले के एक्सपर्ट हो सकते हैं। इन सभी लोगों को बोर्ड में नॉमिनेट किया जाता है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज और ज्यूरिस्ट ए.के. सीकरी जी वर्तमान में इसके चेयरपर्सन के तौर पे काम कर रहे हैं। फंक्शंस की बात करें, अगर कोई ऐसा मामला आता है जो गाइडलाइंस को ब्रीच करता है, तो ये सुओ मोटो उस मामले को रेस करके भी एक्शन ले सकते हैं अगर रेगुलेशन ब्रीच हुए हैं, या फिर इनको कोई कंप्लेन मिल जाए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से, या किसी ने वेबसाइट पे जाके कंप्लेन कर दिया हो कि देखिए ये न्यूज़ वालों ने न्यूज़ रन की है और ये गड़बड़ है, तो भी उस मामले को वो रेस करके फाइन वगैरह इम्पोज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 के बारे में है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट को रिलीज किया है। ये बताएंगे कि ग्लोबल एमिशन कैसा है। अभी जो निकल के आया है वो ये है कि ग्लोबल एमिशन 2025 में पीक पे पहुंच जाएगा। अभी पीक पे क्यों पहुंच जाएगा मैं आपको ये भी बता देता हूं। और ये कह रहे हैं कि उसके बाद जो एमिशन है वो डिक्लाइन करेगा। अब इसका डायमेंशन क्या है? देखिए, मामला ये है कि रशिया यूक्रेन के बीच में हो रही है लड़ाई। अब इस चक्कर में हो क्या रहा है कि नेचुरल गैस की जो सप्लाई थी वो बाहर हो गई है, रुक गई है। तो सभी लोगों को अब एक बात समझ में आ गई कि देखो, नेचुरल गैस जो है आप उस पर रिलाई कर नहीं सकते हो, आपको अल्टीमेटली जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं उन पर रिलाई करना पड़ेगा। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक का ये प्रेडिक्शन है कि इस क्राइसिस की वजह से अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में। तो जो एमिशन होना है जो कन्वेंशनल सोर्सेस हैं उनसे 2025 तक ये पीक पे पहुंच के हो जाएगा। उसके बाद ये गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो अब इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं ना, इन इन्वेस्टमेंट्स का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा 2030 के आसपास। चलिए, ये तो बेसिक बात हो गई। पहले मैं आपको बता देता हूँ वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के बारे में। ये फ्लैगशिप पब्लिकेशन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। 1998 से ये काम कर रहे हैं। 2022 में जो डब्ल्यूईओ की रिपोर्ट आई है, उनका यही मानना है कि 2025 में चूंकि एनर्जी प्राइसेस सर्ज हो रहे हैं रशियन इन्वेजन की वजह से, तो अब रीन्यूएबल्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा एंड दैट विल बी द रीज़न कि पीक करेगा 2025 में। फाइंडिंग्स ये है कि रशिया का इन्वेजन यूक्रेन पे हुआ है और इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्बुलेंस देखने को मिला है नेचुरल गैस के फील्ड में। एनर्जी के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगे और इससे जो वेल्थ का ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा वो कंज्यूमर्स से प्रोड्यूसर्स की ओर होगा। अब ये ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त करेंगे नहीं, क्योंकि नेचुरल गैस में कोई कितना पैसा खर्च करेगा प्राइसेस के बढ़ने की वजह से। अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट होगा कहीं और। तो ग्लोबल क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो है वो उम्मीद है कि 2030 तक जो अभी हो रहा है उससे 50% बढ़ जाएगा। तो इससे हमारा एमिशन भी तो कम होगा ना। तो 2030 के आसपास जो एमिशन है वो कम होने लगेगा, और जो अभी 37 बिलियन टन पर ईयर का एमिशन है वो 2050 तक उम्मीद है कि घट के 32 बिलियन टन तक आ जाएगा, 32 बिलियन टन तक आ जाएगा। चलो, इस वॉर के वैसे हज़ार नुकसान हैं, नहीं होने चाहिए वॉर, बट एक तो कुछ पॉजिटिव सिम्टम ये लोग बता रहे हैं कि चलो कुछ तो सुधार आएगा और हमारी डिपेंडेंसी जो है वो अब रिन्यूएबल सोर्सेज की ओर बढ़ेगी। IEA की बात कर लेते हैं तो ये पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको OECD के फ्रेमवर्क के तहत स्टैब्लिश किया गया है। OECD स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। केवल OECD के मेंबर स्टेट्स ही IEA के मेंबर बन सकते हैं। चूंकि इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, तो इंडिया जो IEA है इसका एसोसिएट मेंबर है। इन जनरल ये पॉलिसी एडवाइजर की तरह काम करते हैं मेंबर स्टेट्स के लिए। मतलब जो इनकी मेंबर कंट्रीज उनको एडवाइस करते हैं कि आपका क्या पॉलिसीज ऑप्ट करो, कैसे इन्वेस्टमेंट करो कि जो एमिशन है वो रिड्यूस हो जाए। हालांकि कुछ नॉन मेंबर कंट्रीज पर भी ये ध्यान देते हैं। स्पेसिफिकली इनका ध्यान होता है चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर और रशिया के ऊपर। तो इनके ऊपर भी इनके द्वारा ध्यान दिया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 के बारे में है। इसे हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज किया गया है। अब देखिए, इसके शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, एमिशन और गैप। एमिशन गैप में क्या है?
मतलब ये एमिशन का गैप बताएंगे कि एमिशन में क्या गैप है। तो गैप अगर बताएंगे तो दो चीजों के बीच का गैप होता है, तो किन दो चीजों के बीच का गैप बताएंगे? गैप ये बताएंगे कि 2030 तक कितना एमिशन होगा और 2030 तक कितना एमिशन हो कि जो हमारे पेरिस क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स हैं हम उनको मीट कर सकें। कहने का मतलब कि कितना एमिशन होगा और कितना एमिशन होना चाहिए, इसके बीच का गैप बताया जाता है इस एमिशन गैप रिपोर्ट में। तो नाम से तो आपको समझ में आ गया, ये इस रिपोर्ट का 13th एडिशन है। इस बार की जो थीम या टाइटल रहा दैट वाज द क्लोजिंग विंडो, क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज। डिफरेंस बताते हैं ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन होने वाला है 2030 में और ग्लोबल लेवल पे जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है उसे अवॉइड करने के लिए हमें जो करना चाहिए उसके बीच का गैप। फाइंडिंग्स में टॉप 7 एमिटर्स का नाम लिया गया है 2000 चाइना, EU 27, EU को ओवरऑल कैलकुलेट किया गया है, देन इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अलावा ग्लोबल ट्रांसपोर्ट, जैसे ट्रांसपोर्ट होता है ना एवियन इंडस्ट्री का, तो उनका भी तो खर्चा आएगा, जहाज वगैरह जाते हैं तो एमिशन करते हैं। 55% ये टोटल मिला के इकट्ठा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर देंगे। जो ग्लोबल एवरेज है पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस के एमिशन का दैट इज 6.3 टन। 2020 का ये डेटा है। वर्ल्ड जो है यानी कि पूरी दुनिया जो गोल्स हमने सेट किए थे 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में, जिसके तहत हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर को रोकना है, वो लग नहीं रहा है कि हो पाएगा जिस हिसाब से एमिशन हो रहा है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की बात करें तो ये एक लीडिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है, 5 जून 1972 को बनाई गई थी। इनका बेसिक काम यह है कि ग्लोबल लेवल पे एजेंडा तैयार करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें यूनाइटेड नेशन सिस्टम में, और ये ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात भी करते हैं। हेडक्वार्टर्ड है कीनिया के नैरोबी में। कई सारी रिपोर्ट्स भी रिलीज करता है यूएनईपी, जिनके नाम है एमिशन गैप रिपोर्ट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट। ये कुछ कैंपेन्स भी चलाते हैं लाइक बीट पोल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे और वाइल्ड फॉर लाइफ। एक प्रश्न आया है, क्वेश्चन यहां पर आया है, कॉमन कार्बन मैट्रिक जिसे यूएनईपी सपोर्ट करता है, इसे किस लिए डेवलप किया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही जवाब वैसे ये था कि कार्बन फुटप्रिंट जो बिल्डिंग ऑपरेशंस में होते हैं पूरी दुनिया में उसे एसेस करें। तो इस नेचर के प्रश्न आते हैं, यू नीड टू नो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA के बारे में है। हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर ने यह बोला कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास सभी स्टेट्स में 2024 तक ऑफिसेस आ जाएंगे। NIA के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एम्बिट में ये काम करते हैं। इसे 2008 में जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ था उसको रिस्पॉन्ड करते हुए बनाया गया था कि भविष्य में ऐसी कोई एक्टिविटी ना होने पाए। फॉर दैट पर्पस एक कानून भी बना था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। ये कानून इसको पावर देता है। वैसे जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो टेरर रिलेटेड जो भी क्राइम्स होते हैं वो इनको हैंडल करते हैं। और एक बात मैं एकदम स्पेसिफाई कर देता हूं कि ऐसा करते वक्त उन्हें स्टेट्स में परमिशन नहीं लेनी पड़ती। अगर मैं कह रहा हूं कि परमिशन नहीं लेनी पड़ती तो किसको परमिशन लेनी पड़ती है? अभी तक आपको पता चल गया होगा, CBI को परमिशन लेनी पड़ती है अगर उन्हें स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन करनी है और उन्हें पहले से प्रायर कंसेंट नहीं मिली है तो स्पेशल कंसेंट लेनी पड़ती है। NIA के केस में ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो ये मामला टेररिज्म का है, स्टेट को इतना इंपावर नहीं करेंगे, NIA को जहां जांच करनी है वो जाएंगे। फर्दर स्टेट गवर्नमेंट को भी ऐसा लगता है कि कोई मामला उनके यहाँ ऐसा हुआ है जो टेररिज्म का है और ये मामला NIA एक्ट के एम्बिट में आता है, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलते हैं कि ये मामला NIA को दे दीजिए, वो आके हैंडल करें। NIA के पास कुछ स्पेशल कोर्ट्स होती हैं जहां पर ट्रायल होते हैं ऐसे केसेस के, और ये स्पेशल कोर्ट्स एक जज के द्वारा प्रिसाइड किए जाते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। रिकमेंडेशन ली जाती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की, जिस स्टेट में उसे बनाया जाना है। फर्दर हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है, इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं जो अलग अलग लोकेशंस पे हैं। नाम दिए गए हैं 2000 हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, चंडीगढ़, रांची, चेन्नई और इम्फाल। चलिए इतना पढ़ लिया तो रिवीजन करते हैं। एमिशन गैप रिपोर्ट ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क रिलीज करता है, शुद्ध रूप से गलत है, इसे UNEP रिलीज करता है। आल्प्स माउंटेन दुनिया का सबसे लंबा कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है, ये तो एकदम गलत है, लेकिन इसका जवाब मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसका जवाब मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैंने उस रेंज का नाम आपको एक्चुअली में मैप में बताया है, बस आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है कि एक्चुअली मैं किसकी बात कर रहा हूं। दुनिया की लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज कौन सी है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी केवल OECD के मेंबर्स
IEA के मेंबर बन सकते हैं। अब देखिए जहां ओनली आता है वहां तो गलत हो ही जाता है, लेकिन एकदम गलत बात है, हर बार ओनली गलत नहीं होता, तो ये सही है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ग्लैंड के स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में हेडक्वार्टर्ड है, एकदम गलत है। नैरोबी कीनिया में ये लोकेटेड है, तो ये वाला भी गलत हो गया। PDF चाहिए तो ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा। ये QR के कोड स्कैन करके भी आप वहां पे जा सकते हो, तो जाइए PDF डाउनलोड करिए और रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।